अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब अपने इस क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरीके से आपसे कहा था कि वैल्यूज फाइंड करें, यहाँ पर भी आपको कहा है कि आपके पास ये एक वैल्यू है, एक आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन है, उसको आपने सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। लेकिन ये सवाल अलग से मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी तो मैट्रिक में आपकी किताब चेंज हुई है, इस वजह से ये सिलेबस का हिस्सा बन गया, लेकिन इससे पहले ये टॉपिक फर्स्ट ईयर का था और फर्स्ट ईयर में ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन। तो इसके मुताबिक, यानी ये इस लॉजिक के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि आपके इस साल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन। ये इक्वेशन जो गिवन है जिसमें p की वैल्यू 0 नहीं है, ये इजाफी आपको कंडीशन गिवन होती है, सवाल में कोई जरूरत नहीं है वैसे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ जो गिवन आपके पास इक्वेशन है, यानी कि अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करके बतानी है क्या होगी। तरीकेकार वही है सारा जो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने किया। 1 में तो खैर ड्राइव किया था, 2 में जिस तरह किया वैसे ही है। अब आपको इक्वेशन गिवन है, उसमें लेट कर लेना है ए बी और सी क्या है, इक्वेशन देख के अब तक पता चल जाना चाहिए। अल्फा बीटा आपको गिवन है कि ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे फॉर्मूले के मुताबिक माइनस बी अपॉन ए, बी आपका क्यू और ए आपकी वैल्यू पी है, तो माइनस क्यू अपॉन पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसी तरीके से हवाला देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, यानी कि ये भी क्यू अपॉन पी वैल्यू दे रहा है। अब यहां तक का काम आपका पिछले क्वेश्चन से रिजेंबल कर रहा है, एक जैसा है। ये स्टेप्स हैं, ऑल्दो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहां से एक्चुअल आपका काम स्टार्ट हो रहा है जो कि इंपॉर्टेंस रखता है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आप ये जो अंडर रूट में डिवाइड हो रही है वैल्यूज, अंडर रूट के अंदर अल्फा अपॉन बीटा है, ये डिवाइड हो रहे हैं, आप अलग से अंडर रूट इन दोनों के ऊपर भी लिख सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 9 क्लास में ये सारे सीखे हुए हैं, और अगर नहीं सीखे तो बेटा आप बारी है दोबारा रिवीजन करने की, रिवाइज कर लें। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही पढ़ा रहा हूँ कि जब भी कोई वैल्यू आपस में, अगर इस तरीके से पढ़े कि दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है और ऊपर होल अंडर रूट है, तो स्क्वायर रूट को आप इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर ब्रेक कर सकते हैं। इसका अपोजिट आपने पढ़ रखा है। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसी होगा, जो स्क्वायर रूट है दोनों के ऊपर इंडिविजुअली लिखा जा सकता है। तो आपने अंडर रूट अल्फा डिवाइड बाय अंडर रूट बीटा, और इधर भी अंडर रूट बीटा डिवाइड बाय अंडर रूट अल्फा अलग अलग लिख दिया, स्क्वायर रूट ब्रेक कर दिया। अब जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा, और इस वैल्यू को जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट अल्फा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट अल्फा, यानी कि अंडर रूट अल्फा का होल स्क्वायर आएगा। अब जिसको एलसीएम लेना आता है उसको ये समझ आ रहा है, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता उसको पहले एलसीएम लेना सीखना पड़ेगा। सिमिलरली अंडर रूट बीटा, जब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट अल्फा कैंसिल होगा, अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा, अंडर रूट बीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी डिटेल में तो नहीं बता सकता आपको कि ये एक एक स्टेप आपको खोल के नहीं दिखा सकते। तो अगर स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हुए, अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइड बाय अंडर रूट बीटा इंटू अल्फा। अब बीटा इंटू अल्फा को अल्फा इंटू बीटा लिख दें, तो अब आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, एक्सप्रेशन आ गई। अब पुट कर दें अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो पीछे निकाली थी वो इधर पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्यू अपॉन पी अंडर रूट में। यहाँ पर आपके पास माइनस क्यू अपॉन पी है, माइनस तो बाहर आपका आ जाएगा। क्यू अपॉन पी को मैं अंडर रूट क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास एक वैल्यू ए है, मैं इसको कह सकता हूँ ये अंडर रूट ए का होल स्क्वायर है। जाहिर स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे, ए वापस आ जाएगा। सिमिलरली ए स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे, वही वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो रूट है ये ऊपर दो रूट में से एक को कैंसिल करेगा। अगर मेरे पास इस तरीके से वैल्यू लिखी है अंडर रूट ए का स्क्वायर डिवाइड बाय ए अंडर रूट ए, तो इसका मतलब कि वैल्यू आपके पास अंडर रूट ए है। जाहिर है ये आपके पास रूट ए इस दो में से एक को कैंसिल करेगा। पीछे आपके पास जब ये वैल्यू इस एक को कैंसिल करेगी, पीछे आपके पास माइनस अंडर रूट क्यू अपॉन पी रह जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सॉल्व किया, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस वजह से आपका ये क्वेश्चन मुझे दोबारा करवाना पड़ा। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 2 आपने इस तरीके से किए हुए, इसमें किसी हुई कंफ्यूजन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है रिप्रेजेंट सिमेट्रिक इक्वेशंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 ग्राफिकली।
आपको इक्वेशन दे दी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। मैं रफली समझा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आपके ये क्वेश्चन के लिहाज से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो बहरहाल कॉन्सेप्चुअल स्टडी हमने करनी है, कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर समझना है कि कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने पे मेरा फोकस नहीं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। बहरहाल आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 इक्वेशन गिवन है और कहा है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ग्राफिकली का मतलब ग्राफ इस्तेमाल होंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ होगा। when alpha and beta are the roots of the quadratic equation and also plot the graph। जाहिर है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि प्लॉट करना है ग्राफ। अब आपको यहाँ पर इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 गिवन है, मैं रफली समझा रहा हूँ। सिंस गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस अल्फा आप करके अब 1 बाय 1 पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 करेंगे इन इक्वेशन 1, तो आपके पास बीटा की वैल्यू 8 माइनस 1 यानी कि 7 आएगी। फिर आप जब अल्फा इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू उसी तरीके से 6 हो जाएगी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अल्फा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बीटा की वैल्यू 8 माइनस 3 5 हो जाएगी। तो हम क्योंकि 1 2 3 अगर पुट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर लें, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 वो भी पुट कर लें, तो उस लिहाज से आपके आंसर्स भी आ जाएंगे। तो एक वैल्यू आपने लेट सपोज 0 पुट की, दूसरी वैल्यू +1 और +1 के साथ ही -1, फिर +2 -2। आपको मैंने अगर ग्राफ याद हो तो 5 वैल्यूज निकलवाई थी, तो हम एक टेबल बनाते थे एंड में इस तरीके से। तो लेट सपोज ये टेबल है जिसमें आपके पास अल्फा और बीटा डिवाइड होगा, ये अल्फा की वैल्यूज है, ये बीटा की वैल्यू है। तो अल्फा अगर 0 है, बीटा क्या है? अगर आपके पास चले 0 तो हम 20 से स्टार्ट करते थे। -2 में क्या होगा, -1 में क्या होगा, फिर 0 में क्या होगा, फिर +1 में क्या होगा, +2 में क्या होगा। किसी का दिल चाह रहा है तो 3 भी निकाल लें, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, टेबल आपके पास आ जाएगा ये। और फिर उस टेबल की जो भी वैल्यूज आ रही होंगी, आप लेट सपोज अल्फा को क्योंकि अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं तो इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। आपके ग्राफ बनाना मैंने सिखाया हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये -x, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। तो आपके पास ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगी? क्योंकि इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की गिवन है। जब भी इक्वेशन में आपके स्क्वायर आएगा तो कर्व आएगा, जब स्क्वायर नहीं आएगा यानी कि पावर 1 आएगी तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर क्यूब होगा तो कर्व भी आएगा, लेकिन वो इस तरीके से घूमता हुआ वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। तो अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो, ये किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास किसी भी स्क्वायर वाली यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है, और ये वाली रिप्रेजेंटेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से ग्राफ के अंदर ड्रॉ होती भी आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको करने बैठ जाए, मैंने आपको कहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपलसरी कि आप ग्राफ भी बनाएं, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करना सिंपल सा, इक्वेशन आपने इक्वेशन 1 बनाई उसमें से, और फिर 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके टेबल ऑफ वैल्यूज बनाई। टेबल ऑफ वैल्यूज जब आ गई, एंड में आप अपना यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ तक जितना भी काम आपको करवाया, अब ये एक्सरसाइज यहाँ तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो इसी एक्सरसाइज के डिपेंडेंट है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आई तो अगली एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ तक जितना भी काम करवाया वो क्लियर होना चाहिए, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अब आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक?